ये केवल यू मिलेगा, ई सी किसी का नाम थर्ड पर्सन। अब बात आई किसकी, यहाँ पे क्या लगा है इन्वर्टेड कॉमा। तो जनरल तरीके से मतलब सामान्य नियम में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा पे हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, दैट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, हम या रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सैड के बाद, जैसे राम सैड, इसके बाद कुछ और हो जाए, राम सैड टू हिम, राम सैड टू मी, तब इसको सैड कौन चेंज करते हैं, टेल में, टोल्ड में, ठीक है। लेकिन अगर यह अकेला रहे तो इसको हमें चेंज नहीं करना है। तो तीनों तरीके से हम ये तीन तरह के परिवर्तन अगर सीख लें तो इसको आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम को राम लिखेंगे, सैड को चेंज नहीं करना क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं, तो क्या लिखेंगे, सैड। इन्वर्टेड कॉमा या क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब चलो आया इधर का टेंस देखो, किस किस टेंस में है, प्रेजेंट में कंटीन्यूअस। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा ना। अगर पास्ट में है तो पास्ट बनाएंगे, और अगर पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो इधर का टेंस नहीं बदलेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे सेज होता तो नहीं बदलते, विल होता यहाँ पे विल से होता तो नहीं बदलते, लेकिन सैड है इसलिए इधर का टेंस बदलेगा। तो यहाँ पे देखो इज की जगह पे पास्ट में क्या हो जाएगा, वाज, बाकी तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो ही लगा है, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज मतलब उसको हमें बदलना ही नहीं है। जब बदलना ही नहीं है तो ही का क्या हो जाएगा, ही होगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, दैट। ही हो गया, इसको किसमें बदले तो क्या हो जाएगा, वाज। उसके बाद बोलेंगे भैया राष्ट्रीय नरेशन आपका बन गया। नरेशन का मतलब कथन। ठीक, कहाँ से आया, ये आया आपका नरेट शब्द से। नरेट, नरेट का मतलब होता है टू सी, और से का मतलब क्या होता है, कहना। बहुत बड़े बड़े डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हो गया, तो कितने पार्ट होते हैं नरेशन के, पहले ये देख लेंगे कि ये जो नरेशन है आपका, मतलब इसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। तो यहाँ चाहे से दो पार्ट बना लेना अलग से, यहाँ से और एक होगा डायरेक्ट नरेशन, और एक होगा क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हम लोग प्रत्यक्ष नरेशन माने कथन, तो ये क्या होगा, प्रत्यक्ष कथन। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, और नरेशन माने कथन, तो अप्रत्यक्ष कथन। बार बार बोल रहे हैं ताकि याद भी होता चले ना तुम लोगों को। ठीक, बोला करो इसीलिए बोलते हैं, बाकी हमको तो लिख देंगे पूरा, बोर्ड भर देंगे। हो गया, अब पहले दोनों को समझ लो, उसके बाद फिर आगे बढ़े। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, तो इसमें एक चीज ये होती है, एक होता है आपका वक्ता। ठीक है, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं बोल रहा हूं तो मैं होऊंगा वक्ता। ठीक, और तुम लोग भी क्या हो, वक्ता हो। मतलब वक्ता और प्रवक्ता दो चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग वक्ता हैं। प्रवक्ता कब कहे जाएंगे, जब किसी विषय के बारे में खूब ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, मतलब विशेष नॉलेज हो जाएगा, तो वो एकदम ए टू जेड, तो उसको बोलते हैं कि प्रवक्ता है। ठीक, वक्ता हर कोई होता है क्योंकि हर कोई बोलता है ना, क्लास का हर स्टूडेंट एक वक्ता है। तो ये जो वक्ता होता है ना, कभी कभी क्या करता है कि, या जैसे अभी उदाहरण के लिए मानो कि हम पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, तो हम डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी बता रहे हैं डायरेक्ट बता रहे हैं ना, और तुम लोग सुन रहे हो, नोट कर रहे हो। कल को अगर स्कूल आओगे, या फिर कोई घर पे मिलेगा, या अगल बगल कोई मिलेगा, या रास्ते में मिलेगा, तुमसे पूछेगा कि बताइए आज क्लास में क्या पढ़ाया गया, तो तुम लोग जो हम आज पढ़ाए हैं वही चीज बताओगे ना। तो कहोगे कि आज सर ने नरेशन पढ़ाया, नरेशन के कितने प्रकार होते हैं ये बताए, नरेशन क्या होता है ये सब बताया गया, रूल बताया गया, अभी जो 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 कुछ भी होगा वो बताओगे। तो उस स्थिति में अभी तो मैं बता रहा हूं, तो मैं हुआ डायरेक्ट नरेशन, मतलब मेरी बात को तुम लोग डायरेक्ट सुन रहे हो, तो ये हुआ डायरेक्ट नरेशन। अब मेरी बात को जब तुम लोग घर पे जाओगे और कोई और मिलेगा पूछेगा, उसको वही चीज बताओगे, यही चीज है जो मैं बता रहा हूँ, यही चीज तुम लोग बताओगे अपने से उसको, तो वो होगा इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब कि वो जो लोग होंगे उनको भी जानकारी हो, जब ये चीज बताओगे तो उनको भी तो नॉलेज होगा, लेकिन मुझसे डायरेक्ट नहीं सीखे हैं। किससे सीखे, तुम लोगों से। और तुम लोग कहाँ से सीखे, यहाँ से। तो यहाँ से सीखे और यहाँ से सीख करके फिर दूसरे को सिखाए, तो प्रत्यक्ष रूप से हम तो नहीं सिखाए,
लेकिन तुम लोगों ने बताया तो वो कुछ सीखे, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कथन। अभी मैं साक्षात पढ़ा रहा हूं तो ये प्रत्यक्ष हो गया, और यही जो पढ़ा रहा हूं यही तुम लोग किसी और को बताओगे, मेरी ही बात को उनसे कहोगे, तो वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ? जैसे अब मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखा ये प्रत्यक्ष हुआ, अप्रत्यक्ष कब होगा, जब तुम लोग किसी और को बताओगे तो अप्रत्यक्ष होगा, या फिर कोई ऐसी बात जो तुम लोग मुझे बताओ तो वो प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि तुम लोग ने मुझे बताया ना डायरेक्ट, तो वो क्या होगा, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष होगा। और तुम्हारी बात को सुनकर जब मैं किसी और को बताऊंगा तो वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक, तो अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई प्रत्यक्ष कथन रहता है, मतलब डायरेक्ट नरेशन रहता है, तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदल देते हैं। ठीक, ये सीखना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो प्रत्यक्ष कथन होगा ये क्या होगा, वक्ता द्वारा कही गई बात को हूबहू, हूबहू का मतलब उसमें बदलाव न करो, हूबहू उसी के शब्दों में कहना या बताना, कहना या बताना। हूबहू मतलब एकदम सेम टू सेम, जैसे अभी मैं बता रहा हूं। और अप्रत्यक्ष क्या होता है, ये क्या होता है, वक्ता द्वारा कही गई बात को, हाँ, अपने शब्दों के माध्यम से बताना, या हूबहू उसी के शब्दों में न बताकर क्या कहेंगे, हूबहू उसी के शब्दों में न बता कर अपने शब्दों में बताना या कहना। समझ में आ रहा है? ठीक, उदाहरण वही ले लो कि अभी टीचर जब पढ़ा रहे हैं तो वो डायरेक्ट हो गया, और जो टीचर पढ़ाया उसको तुम लोग किसी और को सिखाए तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। ठीक, तो ये होता है, इसको इसीलिए कहते हैं चुगली करना भी। मतलब कोई कहा किसी से अपनी बातों को किसी और तरीके, जैसे तुम लोग हो, जैसे दीपक हो गया, ठीक है, अब दीपक से रंजन कहा, कुछ बताया इसको कि क्या कहते हैं कि वो आज स्कूल नहीं आया है, ऐसा ऐसा है, वो ये हो गया। तो जब दीपक सुना तो दीपक उस बात को तीसरे से बताया, मान लो सर से बताया, तो वो जब सर से बताया तो अपने अनुसार और चढ़ा बढ़ा के बताया, ठीक है, कि ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे और चढ़ा बढ़ा के बताया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, चुगली करना। कहे चुगली करते कर दिए ना, तो जब पूछा जाएगा बाद में तो जिसकी बात रहेगी वो कहेगा नहीं ऐसा था ही नहीं, तो वो कहेगा कौन बताया, तो सब कहेगा दीपक बताया, तो दीपक के पास आएंगे तुमको कौन बताया, तो कहेगा रंजन बताया ना। तो इस तरह से ऐसे ऐसे होता है। ठीक, इसको लिख लो, चलो हेडिंग डालो, डायरेक्ट नरेशन, लिख, थोड़ा सा लिख लो, डायरेक्ट नरेशन। ठीक, लिख लो, फिर नियम बताते हैं। डायरेक्ट नरेशन अर्थात प्रत्यक्ष कथन, जब जब वक्ता के कथन को, वक्ता की कथन को, कथन माने नरेशन, नरेशन माने कथन। ठीक? जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में, हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे तो उसे कौन सा नरेशन कहते हैं बताओ, डायरेक्ट नरेशन, हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। हो गया? अब हेडिंग डालो, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन मतलब
अप्रत्यक्ष कथन। इसमें लिखो, बोले जब वक्ता द्वारा कही गई या कहे गए कथन को, ऐसे लिखो, कहे गए कथन को ठीक उसी के शब्दों में न बताकर, ठीक उसी के शब्दों में न बताकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन या अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। कथन हो गया डायरेक्ट नरेशन में, जैसे कि एक नरेशन है, राम said, comma inverted comma, he is going to प्रयागराज, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका मतलब हुआ राम said he is going to प्रयागराज। अब he is going to प्रयागराज का मतलब वो प्रयागराज जा रहा है, कंटिन्यूअस है ना। और कहा किसने? राम said, राम ने कहा वह प्रयागराज जा रहा है। अब जब राम कह रहा है कि वापस, जैसे मान लो कि कोई जा रहा है, अब यहाँ पे कोई हो गया, यहाँ पे राम हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये कह रहा है राम, उसके बगल में कोई है या फिर सामने कोई है, उससे कह रहा है कि वह प्रयागराज जा रहा है। कौन कह रहा है? राम है। कहा? यहाँ पे है। कह किससे रहा है? साइड वाले से। तो राम डायरेक्ट उससे कह रहा है ना, साइड वाले से अपने, तो क्या होगा? डायरेक्ट नरेशन होगा, क्योंकि डायरेक्ट बोल रहा है। अब जब उसने सुना, कौन जो उसके साइड में था, तो वो मान लो कहीं और गया और वहां पे कोई और मिला, तो उसके बारे में पूछा जो जा रहा था। यहाँ पे वह है, लेकिन वह के जगह पे किसी का नाम हो सकता है, मोहन, सोहन, कोई भी हो सकता है। तो जब उसने पूछा उसके बारे में, किसके बारे में? इसके बारे में, तो उसने बताया कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन राम ने कहा था कि वह जो है कहाँ जा रहा है? प्रयागराज जा रहा था। ऐसे बोलेगा ना, तो जो सुनकर गया, जब वो तीसरे से बताया, वो क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। ये इनडायरेक्ट होगा। तो अब देखो, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लगा है? कॉमा है। ये क्या है? कॉमा। ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमा। इधर भी क्या है? इन्वर्टेड कॉमा। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, और ये वाला पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो पार्ट होता है, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर रहे। कभी कभी क्या होगा, ये वाला तुम्हें पहले मिलेगा, फिर ये वाला यहाँ दे देगा, तब भी वही तुम्हें देखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कि बाहर है। अगर बाहर रहेगा तो वो क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। पूरा का पूरा नरेशन का खेला इसी को देखकर होता है, ठीक। ये किस टेंस में है, इसी के अनुसार इधर का टेंस चेंज किया जाता है। तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ। और जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होता है इसी में, इसको हम लोग बोल देते हैं वर्ब ऑफ, ये आएगा रिपोर्टेड स्पीच में ही, ठीक है। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये तीन चीजें समझ में आई। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग में जो क्रिया रहेगी वो वर्ब होगी। किसकी वर्ब होगी? मतलब क्रिया होगी, किसकी होगी? रिपोर्टेड स्पीच की। इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर भाग है उसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, ठीक। तो इसका हम वो लिखा नहीं रहे हैं डिफिनेशन कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, या बता भी सकते हो अगर सरल शब्दों में
कि डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को या रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। 3 चीजें क्लियर ना। अब देखो, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें 3 तरह के परिवर्तन करने होते हैं, मतलब अभी इसको चेंज करके दिखाएंगे। 3 तरह के परिवर्तन। पहला परिवर्तन किसमें होगा? चेंज ऑफ टेंस, मतलब हमको टेंस चेंज करना होगा। दूसरा परिवर्तन किसमें होगा? चेंज ऑफ पर्सन, मतलब हमको सर्वनाम बदलना होगा। और तीसरा जो परिवर्तन होगा वो होगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब उस क्या कहते हैं पार्ट में, ये रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए कुछ अदर पार्ट रहते हैं उसको भी हमें परिवर्तित करना होगा। पहला परिवर्तन टेंस में, दूसरा परिवर्तन पर्सन में, तीसरा परिवर्तन अन्य शब्दों में। ठीक, कितने परिवर्तन हुए? 3 तरह के। कब? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब 3 तरह के परिवर्तन हुए, और जो भी परिवर्तन होंगे उसमें चेंज ऑफ टेंस वाला जो परिवर्तन होगा वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार होगा। चेंज ऑफ पर्सन वाला जो परिवर्तन होगा वो भी रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए पर्सन के अनुसार होगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको इंडिकेट कर लो, पहले एग्जाम्पल लिख के इंडिकेट कर लो। डिफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो उतना मतलब इंडिकेट किए रहो। इन्वर्टेड कॉमा ऐसे लगा देना, बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इधर आओगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक, अब ऊपर डालना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। इसको मिटाएं, ऊपर से मिटाएं। डायरेक्ट से इन डायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। तो पहले हम लोग सामान्य नियम, जनरल रूल पढ़ेंगे। ठीक, सामान्य नियम। चलो, कितने परिवर्तन बताएं, कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं ना। तो यहाँ पे देखें, हम बोलेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सामान्यतः कितने परिवर्तन किए जाते हैं? 3 तरह के परिवर्तन किए जाते हैं। अभी यहाँ पे सीखेंगे कि ये इन्वर्टेड कामा वगैरह जो है ये मिटा दिए क्या हम? क्या था बोलो तो? क्या था? राम साइड, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज गोइंग टू प्रयागराज ना, ये था गोइंग टू प्रयागराज। तो डायरेक्ट, ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन जब भी मिलेगा वो एक पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर रहेगा और दूसरा पार्ट इन्वर्टेड कामा के
अंदर रहेगा। जो बाहर वाला पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। अंदर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के समान नियम जो होते हैं उसमें कितने तरह के परिवर्तन होते हैं? 3 तरह के। तो जो पहला परिवर्तन होता है हम लिखेंगे यहाँ पे, लिख लो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय या बदलते समय, कुछ भी लिखो, बनाते समय मुख्य रूप से 3 प्रकार के परिवर्तन किया जाता है। 3 प्रकार का परिवर्तन किया जाता है। नंबर 1, चेंज ऑफ टेंस। काल में परिवर्तन। नंबर 2, चेंज ऑफ पर्सन, अर्थात सर्वनाम में परिवर्तन। नंबर 3, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों का परिवर्तन। अब देखो, चेंज ऑफ टेंस वाला रूल क्या कहता है? चेंज ऑफ टेंस वाला रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग, मतलब ये वाला भाग अगर पास्ट में है तो इधर का टेंस भी किस में हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा। बस यही एक नियम है। अब पास्ट में इधर अगर पास्ट है तो इधर तुम्हें पास्ट करना है, लेकिन किस में पास्ट करना है? जिस टेंस में है उसी टेंस का पास्ट करना है। जैसे ये देखोगे, इज गोइंग टू प्रयागराज, इज गोइंग प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट में पास्ट का कंटिन्यूअस होगा तो इज गोइंग नहीं रहेगा, वाज गोइंग होगा, वाज हो जाएगा। जैसे अभी वॉइस में नहीं कर रहे थे वाज वगैरह का प्रयोग, तो ये इज की जगह क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देन यू हैव टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इनटू पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को क्या बना देंगे? पास्ट बना देंगे। पहला रूल याद रखो। अभी किस में पास्ट बनाएंगे पूरा भी एक चार्ट आएगा, ठीक है, कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट कंटिन्यूअस, ऐसे भी आएगा। तो अगर सीधा सीधा रूल याद रखो कि चेंज ऑफ टेंस में क्या करेंगे, इधर पास्ट है तो इधर क्या बनाएंगे? पास्ट बनाएंगे। एक नियम क्लियर हो गया। दूसरा नियम चेंज ऑफ पर्सन वाला नियम कहता है कि अगर इसमें कोई सर्वनाम आ रहा है तो सर्वनाम जो होते हैं वो पर्सन कितने होते हैं? 1, 2, 3 तरह के होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो आते हैं, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन के अंतर्गत क्या आता है? यू। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट या नाम। किसी का नाम आ गया तो वो थर्ड पर्सन होगा। तो अगर फर्स्ट पर्सन है, इसमें एक फार्मूला होता है आपका SON। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। हाँ, नो चेंज। ठीक, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। मतलब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सेकंड पर्सन रहेगा तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में आ गया तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। हो गया। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर अन्य कोई शब्द आ रहा है तो उसका परिवर्तन, जैसे दिस हो गया
या कोई और शब्द हो गया। कुल मिला के अगर कोई ऐसा शब्द आ रहा है जिससे निकटता का भाव व्यक्त हो तो उसको हम दूरी दर्शाने वाले भाव में बदल देंगे। जैसे दिस माने नजदीक होता है तो दैट में बदल देंगे। दैट क्या होता है? दूरी को दिखाता है। ठीक, तो इस तरह से जैसे टुडे हो गया, टुडे का मतलब आज का दिन, आज का दिन नजदीक है ना, तो इसको दैट डे में बदल देंगे। ठीक, तो इस तरह से जैसे स्टरडे हो गया तो इसको प्रीवियस डे में बदल देंगे। टुमारो हो गया तो टुमारो को द नेक्स्ट डे, ऐसे करके हम लोग चेंज करेंगे। तो अभी फिलहाल में इतना याद रखो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। मतलब फर्स्ट पर्सन में ये शब्द मिलेंगे, सेकंड में ये केवल यू मिलेगा, ही सी इट या किसी का नाम थर्ड पर्सन। अब बात आई किसकी, यहाँ पे क्या लगा है? इन्वर्टेड कामा। तो जनरल तरीके से मतलब सामान्य नियम में क्या होता है, इन्वर्टेड कामा पे हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? दैट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, अब ये आया रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सैड के बाद, जैसे राम सैड, इसके बाद कुछ और हो जाए, राम सैड टू हिम, राम सैड टू मी, तब इसको सैड को हम चेंज करते हैं टेल में, टोल्ड में। ठीक है, लेकिन अगर ये अकेला रहे तो इसको हमें चेंज नहीं करना है। तो तीनों तरीके से हम अभी ये तीन तरह के परिवर्तन अगर सीख लिए तो इसको आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम को राम लिखेंगे। सैड को चेंज नहीं करना है क्योंकि इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो क्या लिखेंगे? सैड। इन्वर्टेड कामा आया, क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अब चलो आया इधर का टेंस, देखो किस किस टेंस में है? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। अगर पास्ट में है तो पास्ट बनाएंगे, और अगर पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो इधर का टेंस नहीं बदलेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे सेज होता तब नहीं बदलते, विल होता यहाँ पे विल से होता तो नहीं बदलते, लेकिन सैड है इसलिए इधर का टेंस बदलेगा। तो यहाँ पे देखो इज के जगह पे पास्ट में क्या हो जाएगा? वाज। बाकी तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो ही लगा है, ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब उसको हमें बदलना ही नहीं है। जब बदलना ही नहीं है तो ही का क्या हो जाएगा? ही होगा। इन्वर्टेड कामा हम हटा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे? दैट। ही हो गया। इच को किस में बदले तो क्या हो जाएगा? वाज। उसके बाद गोइंग टू प्रयागराज। एक नरेशन आपका बन गया, गोइंग टू प्रयाग प्रयागराज हो गया ना। अब इसी के जगह पे एक और ले लेते हैं छोटा सा, चलो यहीं पे लेते हैं। मोहन said, inverted comma, गीता is reading a story, inverted comma close। चलो इसको हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। ये पास्ट में है तो इधर क्या होगा? पास्ट होगा। चेंज ऑफ टेंस वाला रूल क्लियर हो गया। अब चलो ये मोहन सैड है, सैड के बाद कुछ लगा नहीं है तो क्या लिखेंगे? नाम से नहीं, इससे पहचानेंगे। हाँ, इस साइड वर्ब से पहचानेंगे। ठीक, सेकंड फॉर्म आ जाएगा तो पास्ट में रहेगा, और यही मिलेगा अधिकतर। अगर तुम याद सैड मिल गया तो पास्ट में हुआ। ठीक है, से आ गया या सेज आ गया या विल से आ गया तो वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। ठीक, तो मोहन सैड, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट लगाएंगे। गीता, ठीक, यहाँ गीता होगा। ठीक, गीता, गीता नाम है ना, तो कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन जो होता है नो चेंज, तो गीता का क्या हो जाएगा? गीता ही हो जाएगा, गीता। अब बताओ इज है तो पास्ट में क्या होगा? वाच। उसके बाद बन गया रीडिंग अ स्टोरी। समझ में आया? इधर पास्ट है तो इधर पास्ट बनाएंगे। अब यहीं पे अगर मान लो यहाँ सैड ना हो करके यहाँ पे सेज हो जाता, ठीक, यहाँ पे सेज हो जाता। अब मोहन सेज गीता इज रीडिंग ए स्टोरी। इस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग? ये सेज हो गया तो मतलब प्रेजेंट हो गया ना, और जब प्रेजेंट हो गया तो हमें टेंस
बदलना है कि नहीं बदलना है? नहीं बदलना है। तो मोहन सेज, बस ये इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे, बाकी सब सेम टू सेम, क्योंकि टेंस भी नहीं बदलना है और पर्सन भी नहीं बदलेगा, क्योंकि गीता थर्ड पर्सन में है। तो मोहन सेज दैट गीता इज रीडिंग अ स्टोरी, ये तुम्हारा नरेशन बन जाता है। ठीक। टेंस कब बदलेगा? जब पास्ट में रहेगा तब। ठीक, इतना क्लियर हुआ? तो इसको कब बदलना है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे, ठीक है, पास्ट में रहे, शॉर्ट में चाहे नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, पास्ट में रहे तो रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को पास्ट में बदल देते हैं। ठीक। यदि आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ड, यदि रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को पास्ट में बदल देते हैं। ठीक। दूसरा इसी में नोट करना, इधर नीचे लिख दें क्या, इसको मिटा दें, समझ चुके हो ना? ठीक। जाने दो, लिख लो, थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। अलग लिख लियो, चेंज ऑफ टेंस। इसमें लिखना यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को पास्ट टेंस में बदल देते हैं, बदल देते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, अभी पास्ट में कैसे बदलेंगे पूरा चार्ट नीचे दे रहे हैं। ठीक। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। हो गया? हो गया? कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना रूल नंबर 1 से कि पास्ट टेंस में बदलने के नियम। पास्ट टेंस में बदलने का नियम। ठीक। पास्ट टेंस में बदलने का नियम, पॉइंट 1।
सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में बदलते हैं। ठीक, दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। तीसरा, अब हम डायरेक्ट ऐसे एरो लगा के लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, टेंस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ये ऊपर लिख चुके हो ना सर, ये वाला यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ठीक, पांचवा, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। छठा, चार लिखने के बाद यहाँ से पांचवा लिखना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया? हो गया? हुआ? अब देखो, ये सिंपल है तुम्हारा। यहाँ जिस टेंस के क्या कहते हैं सब टेंस में रहेगा वही टेंस का सब टेंस बनाना है। जैसे यहाँ सिंपल में है तो इधर भी सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट का कंटिन्यूअस, परफेक्ट में है तो पास्ट का परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो चारों हो गए किसके? प्रेजेंट के। अब जब पास्ट में जाओगे, पास्ट का इंडिफिनिट आया तो इंडिफिनिट का किस में ले जाओगे? तो पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट टेंस कौन सा होता है? मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट का पास्ट तो पास्ट इंडिफिनिट हुआ, और पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट कौन सा होगा? तो पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट होता है पास्ट
परफेक्ट। और पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उसके बाद बचा कौन? कंटिन्यूअस के बाद कौन सा टेंस बचा? पास्ट परफेक्ट टेंस बचा ना। तो यहाँ पे छठे नंबर पे लिखना, चाहे नोट में लिखा दे कि नहीं, यही लिख लो सही रहेगा। सातवें नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। और आठवां लिखना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी लिख देना नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। हो गया। अब यहाँ पे लिख लेना नोट। नोट विल को वुड, विल को वुड कॉमा शैल को शुड, या वैसे ही लिखा दे क्या? हाँ वैसे ही लिख लो सही रहेगा। यहाँ पे लिख लेना विल चेंज इनटू वुड, शैल चेंज इनटू शुड। ठीक, कैन चेंज इनटू वुड, मे चेंज इनटू, इसमें होगा माइट। ठीक, हम नीचे से नियम बता देते हैं। हो गया। ठीक, अब यहाँ पे लिखो अपवाद, मतलब कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिसमें टेंस नहीं बदला जाएगा पास्ट होते हुए भी। अपवाद, एक नंबर लिखो यदि, लिख लो यदि टेंस में यदि टेंस में सदा सत्य रहने वाले बात, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक, यदि टेंस में सत्य बात या सदा सत्य, जो भी लिखे वही लिख लो, सदा सत्य रहने वाली बात, कोष्टक में लिख देना यूनिवर्सल ट्रूथ। हो तो टेंस में सदा सत्य रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो टेंस नहीं बदलता। ठीक, टेंस नहीं बदलता। जैसे कोई कह दिया कि उसने कहा पृथ्वी गोल है, ठीक है, या पृथ्वी घूमती है, या कोई कहा कि सूर्य जो है पूर्व में निकलता है, तो ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि आज पूर्व में निकला तो कल उत्तर में निकलेगा, परसों दक्षिण में निकलेगा फिर पश्चिम में निकलेगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो इस तरह से अगर कोई बात आ जाए कि जो हमेशा सत्य रहे, तो उस स्थिति में टेंस में परिवर्तन
नहीं किया जाता तब चाहे जो टेंस रहे, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जिस टेंस में रहे। ठीक, तो सदा सत्य रहने वाली बात है, वो तो टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी चीज, दूसरा नंबर लिखो, यदि आदत संबंधी, हाँ, आदत संबंधी तथ्य, आदत संबंधी तथ्य हो तो टेंस नहीं बदलता। ठीक, आदत संबंधी तथ्य हो तो टेंस नहीं बदलता। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखो, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, यदि ऐसे मुहावरे जिनसे यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो तो टेंस नहीं बदलता। नंबर 4, यदि ऐतिहासिक तथ्य हो तो टेंस नहीं बदलता। ठीक, हो गया। अगर ऐतिहासिक तथ्य आ गया, जैसे कोई कहा कि कालिदास जो है वो संस्कृत के शेक्सपियर है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक सत्य है तुम्हारा। जैसे अंग्रेजी में शेक्सपियर है, वैसे संस्कृत में कौन है? कालिदास है। तो ये अब चाहे आज हो चाहे कल होगा, ये यही चलता रहेगा। तो इस स्थिति में हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो ये 4 पॉइंट याद रखना। टेंस में सदा सत्य रहने वाली बात हो, आदत संबंधी तथ्य हो गया, आदत संबंधी तथ्य, हाँ, आदत संबंधी तथ्य हो गया तो टेंस नहीं बदलेगा। अब मुहावरा हो गया तो टेंस नहीं बदलेगा, और ऐतिहासिक हो तो टेंस नहीं बदलेगा। ठीक, तो आज के लिए आप चेंज ऑफ पर्सन वाला रूल कल पढ़ेंगे। हालांकि बता दिए कि पर्सन कैसे परिवर्तन, समझ में तो आ ही गया होगा ना तुम लोगों को। 1 2 3, ये चेंज ऑफ पर्सन का फॉर्मूला है। मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट और थर्ड नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में आई भी रहेगा, सेकंड में यू रहेगा, थर्ड पर्सन में ही सी इट और नाम रहेगा, किसी का नाम रहेगा ना। आई भी रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, यू रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसके अनुसार चेंज करना है। और थर्ड पर्सन रहना है तो तुम्हें चेंज ही नहीं करना है। टेंस कब चेंज करना है? जब तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है। अगर पास्ट में नहीं है तो टेंस चेंज नहीं करना है। और अगर पास्ट में है तो टेंस का परिवर्तन किस प्रकार होगा? प्रेजेंट का इंडिफिनिट है तो पास्ट का इंडिफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट का परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट का और प्रेजेंट का चारों टेंस खत्म। अब आया तुम्हारा पास्ट, तो पास्ट का इंडिफिनिट है तो पास्ट का परफेक्ट, और पास्ट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद अगर पास्ट का परफेक्ट टेंस आ गया तो नहीं बदलना है, नो चेंज। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो नो चेंज। फ्यूचर टेंस में हमेशा तुम्हें सहायक क्रिया विल और शैल मिलेगी। तो यहाँ पे हम ये नहीं बताया कि फ्यूचर इंडिफिनिट का
हम उसमें जो विल है किसमें करें क्या करेंगे, सीधा सीधा याद रखोगे, विल है तो वुड, सेल है तो शुड, मे है तो माइट, कैन है तो कुड, बस इतना परिवर्तन होगा और मेन यही है तुम्हारा। बाकी चेंज ऑफ पर्सन तो ये हो गया। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक लाइन याद रखो कि ऐसे कोई शब्द आ रहे हैं जिससे नजदीकी का बोध हो तो उसको हम दूरी दर्शाने वाले टेंस में और शब्द में बदल देंगे। जैसे कोई कहा यह तो हम बताएंगे वह इनडायरेक्ट में। कोई कहा आज मतलब ये वाला दिन तो हम बताएंगे उस दिन, मतलब दैट डे। ठीक, तो इस तरह से नजदीकी दर्शाने वाले शब्दों को दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदल देंगे। ठीक, अब चलो बस करो, दूसरा पार्ट जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। हालांकि इतने से तुम लोग नरेशन चेंज करने लगोगे। एक 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 हाँ क्या नरेशन? कुछ नहीं, कल तो वो है ना, 26 जनवरी है, नहीं आओगे? है कल के बाद वाले क्लास में, उस वाले क्लास में भी सिंपल नरेशन तो दे दे रहे हैं, इसमें करने लगोगे। ठीक है, कल के बाद वाले क्लास में ये दो नियम जो पढ़े हैं ये और थोड़ा एडवांस रूल पढ़ लेंगे तो पूरा नरेशन तुम्हारा उसी में चलने लगेगा। अब इसमें याद रखना, इन्वर्टेड कामा को अभी हटाकर सिर्फ हमको क्या लगाना है, इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे ना। दो तीन सेंटेंस लिख लो करने के लिए। सेड ही राइट्स लेटर, इन्वर्टेड कामा क्लोज, पहला। दूसरा, मोहन सेज goes to carpool। तीसरा, राम said he is wrong। चौथा, अमर said I am playing फुटबॉल। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट अमर है ना। बाकी इसमें ये सब थर्ड पर्सन है, नो चेंज। पांचवा लिख लो, मोहन सेड she does not sing a song। छठा, अमन my mother said she had played with। हेड आया है ना यहाँ पे, कौन सा टेंस हो गया हेड से, पास्ट का परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट हुआ तो ये वाला टेंस तुम्हारा नो नो चेंज होगा। ठीक, चलो सातवां लिख लो, राधा सेड, दादा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई मदर इज कमिंग।
एक और लिख लो, आठवां। He said, I have completed the नोट किया। हो गया। अब इसको देखकर इन्वर्टेड कामा के पहले वाला पार्ट देखकर बता सकते हो कि किसमें टेंस चेंज होगा, किसमें नहीं होगा ना। जहां सैड है वहां टेंस चेंज होगा। जैसे इसमें है तो चेंज होगा कि नहीं होगा? इस वाले में बताओ, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेज है और सेज हो गया तुम्हारा प्रेजेंट टेंस में ना, तो इसमें नहीं होगा। इस वाले में बताओ, होगा। इसमें, इस वाले में, इसमें, इस वाले में, इसमें और इस वाले में उधर भी ध्यान देना है ना। इधर मतलब इसका पास्ट नहीं, हेड लगा है ना, ठीक। तो ये ध्यान देना। चलो ठीक है, इतना होमवर्क में नोट कर लो, बाकी है बाद में धीरे धीरे। दीपक कुछ समझ में आया? आया? प्रैक्टिस करो। देखो सबसे जरूरी होता है ना, चाहिए वहां पे सबसे जरूरी होता है अभ्यास। जितना अभ्यास करोगे उतना आएगा, ठीक है। कोई चीज अगर तुमको नहीं आ रहा है, एक ही चीज को 10 बार कर लो, और एक चीज अगर 10 बार करोगे तो 10 चीज तुम्हारा तैयार होगा, सिर्फ वही बार नहीं। उसमें तो तब तुमको जैसे जैसे अभी नहीं लिख पाई। जैसे पहला सेंटेंस हो गया, अब ये तुमको नहीं आ रहा है, पहली बार में खूब कठिन लग रहा है, दोबारा किए तब भी कठिन लग रहा है, कहोगे समझे में नहीं आ रहा है, छोड़ दिए। लेकिन जब इसको 10 बार कर लोगे ना, तब कोई तुमको देगा ना, कहोगे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसको तो हम तुरंत कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो 10 बार में इतना पारंगत हो जाओगे ना कि सिर्फ यही बार नहीं तैयार होगा, इसके साथ साथ इस टाइप के जितने सेंटेंस मिलेंगे सबके सब तैयार हो जाएंगे। ये होता है। चलो लिखो।